जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी पीटी 2023 के संभव सीरीज वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए इसमें क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, संविधान के भाग 14 में अधिकरण का उल्लेख किया गया है। ये कथन गलत है। मूल संविधान में अधिकरण के संबंधित में कोई उपबंध नहीं थे। इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग 14A जोड़ा गया। दूसरा कथन है, संयुक्त लोक सेवा आयोग की तरह ही संविधान में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ये कथन बिल्कुल सही है। कैट के समान ही राज्य प्रशासनिक अधिकरण, जिसे सैट भी कहते हैं, अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों की भर्ती और सेवा संबंधी मामले को देखता है। इस अधिनियम के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, किसी व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने से पहले सरकार की न्यायिक सेवा में कार्यरत होना चाहिए। यह कथन गलत है। वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए। दूसरा कथन है, उसे कम से कम 7 वर्ष तक का अधिवक्ता, जिसको वकील कहते हैं, का अनुभव होना चाहिए। यह कथन सही है। और तीसरा कथन है, इसकी नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग द्वारा सिफारिश की जानी चाहिए। ये कथन गलत है। उच्च न्यायालय द्वारा इसकी नियुक्ति के लिए सिफारिश की जाती है, न कि लोक सेवा आयोग द्वारा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन कौन से कथन गलत है? तो पहला और तीसरा कथन गलत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, स्वतंत्रता के बाद पहला लोक अदालत शिविर वर्ष 1982 में गुजरात में आयोजित किया गया था। ये कथन सही है। अगर जो देखें तो लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां ऐसे मामले जो न्यायालय में लंबित हैं या अभी मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं हुए हैं, यानी अभी तक न्यायालय के समझ नहीं लाए गए हैं, का सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटान किया जाता है। स्वतंत्रता के बाद पहला लोक अदालत शिविर वर्ष 1982 में गुजरात में आयोजित किया गया था। दूसरा कथन है, अस्थायी लोक अदालतों की स्थापना हेतु वर्ष 2002 में विविध सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में संशोधन किया गया था। यह भी कथन सही है। सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित मामलों से निपटने के लिए इसमें संशोधन किया गया था। और तीसरा कथन है, लोक अदालत के विपरीत अस्थायी लोक अदालत में आदेश को न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि यह गुण दोष के आधार पर फैसला करती है। यह कथन गलत है। इसमें अगर जो देखें तो काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दोष गुण के आधार पर अस्थायी लोक अदालत का आदेश अंतिम और बाध्यकारी होगा। इसे इस अधिनियम के धारा 22E और 4 के तहत किसी भी फोरम या न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 1 और 2। अगर जो आप इस सीरीज में शुरू से ही जुड़े हुए हैं तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं जो विभिन्न कोचिंगों के टेस्ट सीरीज में उपलब्ध हैं। और इस सीरीज में अब आगे आने वाले क्वेश्चन में ऐसे भी आप क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले 6 से 8 महीने के बीच में करंट के चर्चे भी रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 को परिवार न्यायालयों की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया था। ये कथन सही है। यह इसलिए किया गया था ताकि विवाह तथा पारिवारिक मामले एवं संबंधित विवादों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित किया जा सके। दूसरा कथन है, नागरिकों को उनके द्वार तक न्याय प्रदान कराने के लिए ग्राम न्यायालय अधिनियम 2004 को अधिनियमित किया गया है। यह भी कथन सही है। ग्राम न्यायालय अधिनियम
8 को जमीनी स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया है। इसका उद्देश्य नागरिकों को उनके द्वार पर न्याय तक पहुंच प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना है कि सामाजिक, आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण कोई भी नागरिक न्याय हासिल करने के अवसर से वंचित न रहे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन सही हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारत में न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति PN भगवती द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये कथन गलत है। संविधान स्वयं न्यायपालिका के अनुच्छेद 13 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संविधान की मूल विशेषता या संविधान के मूल ढांचे के एक तत्व के रूप में घोषित किया है। दूसरा कथन है, संविधान स्वयं न्यायपालिका को न्यायिक सक्रियता की शक्ति प्रदान करता है। ये भी कथन गलत है। संविधान स्वयं न्यायपालिका के अनुच्छेद 13 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संविधान के मूल विशेषता या संविधान के मूल ढांचे के एक तत्व के रूप में घोषित किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन गलत हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, न तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर की खेती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसके लिए गर्मियों में 35 या 40 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में लगभग 15 या 20 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान की आवश्यकता होती है। ये कथन सही है। इसके लिए प्रतिवर्ष 1000 से 1500 मिलीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। ये भी कथन सही है। एकदम सेम इसी टॉपिक को मैं दृष्टि IAS के टेस्ट सीरीज में बढ़िया से समझाया हुआ हूँ। आप लोग जाके उसको देखिए और समझिएगा कि ये किस मिट्टी में होता है और कैसे होता है, उसकी पूरी जानकारी आपको उसमें मिलेगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये दोनों कथन सही हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत रामानुजाचार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, वे एक वैदिक दार्शनिक तथा समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। ये कथन सही है। अगर जो देखें संत रामानुजाचार्य के बारे में, तो वर्ष 1017 में तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में जन्मे श्री रामानुजाचार्य वैदिक दार्शनिक और एक समाज सुधारक थे। दूसरा कथन है, वे भक्ति आंदोलन में त्यागराज और कबीर से प्रेरित हुए थे। ये कथन गलत है। इन्होंने भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया और उनके उपदेशों ने अनेक भक्ति विचारधारा को प्रेरित किया। इन्होंने अन्नामाचार्य, भक्त रामदास, त्यागराज, कबीर व मीराबाई जैसे कवियों के लिए प्रेरणा माने जाते हैं। तीसरा कथन है, वह वेदांत के विशिष्टाद्वैतवाद की उपशाखा के मुख्य प्रस्तावक हैं। यह कथन सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो पहला और तीसरा कथन इसमें सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, किसी स्थल को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया जाना संबंधित प्राधिकरण के लिए उस स्थान की सुरक्षा को अनिवार्य बनाता है। यह कथन सही है। यह एक ISO सर्टिफिकेशन की तरह है। किसी भी स्थल को इस सूची से हटाया भी जा सकता है यदि यह लगातार उसके मानकों को पूरा नहीं करता है। तो यह उस मूल्यवान वस्तु की तरह है जिसको एक लागत है, पर उस लागत का भुगतान तभी किया जा सकता है जब उस वस्तु की ब्रांड वैल्यू हो। रामसर टैक्स संबंधित प्राधिकरण के लिए उस स्थल की सुरक्षा को अनिवार्य बनाता है और अतिक्रमण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा कथन है, गुजरात के खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य और यूपी के बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह भी कथन सही है। यह अभी कुछ दिन पहले चर्चा में रहा होगा, आप लोगों ने करंट अफेयर में जरूर पढ़ा होगा इसको। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है,
ढोल को एशियाई जंगली कुत्ता के रूप में भी जाना जाता है तथा यह IUCN के रेड लिस्ट में संकटग्रस्त सूची में शामिल है। ये कथन सही है। यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सूची 2 में सूचीबद्ध है, इसलिए ये कथन सही हो जाता है। दूसरा कथन है ढोल भारत और बांग्लादेश में पाए जाते हैं। ये कथन गलत है। अभी हाल ही के शोध में और वर्तमान में प्राप्त मानचित्रों के अनुसार ढोल अब केवल चीन में सबसे उत्तरी क्षेत्र के साथ दक्षिणी और दक्षिण पूर्व एशियाई तक ही सीमित है। ताजिकिस्तान की सीमा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर दक्षिणी किर्गिस्तान के ओस क्षेत्र में स्थित बेक टोसो कंजर्वेशन में ढोल की उपस्थिति देखी गई है। यह चीन के सिंजियांग स्वायत्त क्षेत्र के पामीर पर्वत श्रृंखला में भी स्थित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल पहला कथन सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केवल 1। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। ब्लू डॉट नेटवर्क पहल निम्नलिखित में से किन देशों के नेतृत्व वाली एक पहल है? पहले आप जानिए ब्लू डॉट नेटवर्क होता क्या है। ब्लू डॉट नेटवर्क एक औपचारिक घोषणा जो 4 नवंबर 2019 को थाईलैंड के बैंकॉक में इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम में की गई है। यह एक वैश्विक अवसंरचना विकास हेतु उच्च गुणवत्ता एवं विश्वसनीय मानकों को बढ़ावा देने के लिए सरकारों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को एक साथ लाने के लिए बहुहितधारक पहल है। अगर जो देखें तो इसका नेतृत्व जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका भी करेगा। तो इसमें अमेरिका, जापान और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ये तीनों करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।